अस्सलामुअलैकुम। ऑनलाइन पर एक बार आप तमाम हजरात ये बताइए, हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है? अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा सभी लोग। और एनसीएफ और साथियों आरटीई एक्ट और एनईपी 2020 और अहम इस्तलाहात, और उसके बाद जितने भी लोग जुड़े हैं एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर थोड़ा सा, और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। चलिए चलिए, मुताला की मंदरजा झैल किस्में। देखिए, लिखने की किस्में हमने अबजदी तरीका, मॉन्टेसरी तरीका, पिस्तालोजी तरीका जान लिया। हड़बड़ाहट की बात नहीं है, कोई हड़बड़ाइए नहीं। अबजदी तरीका हुरूफ तहज्जी का तरीका वही होता है जिसमें स्टार्टिंग में अलिफ बा ता सिखाया जाता है, फिर उसके बाद उसको जोड़ना सिखाया जाता है। उसके बाद मॉन्टेसरी तरीका मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ये वो तरीका है जिसके अंदर आपको लकड़ी या गत्ते पर हाथ फेरवाकर या उससे साथियों असंबंधित आपको सिखाया जाता है। और तीसरा आपने पढ़ा पिस्तालोजी तरीका, जिसके अंदर लकीर खींचकर पढ़ा जाता है। वो क्या होता है? पिस्तालोजी तरीका होता है। ठीक है ना, ये आपने समझ गया। अब मुताला की मंदरजा झैल किस्में, जब हम लोग किसी चीज को पढ़ते हैं तो पढ़ना ही ना मुताला हुआ। तो मुताला साथियों कई तरीके से करते हैं। पहला होता है हमारा सरसरी मुताला, दूसरा हमारा होता है स्कैनिंग मुताला, तीसरा हमारा होता है अमीक और वसीअ मुताला, और चौथा हमारा होता है बुलंद खानी और खामोश मुताला। देखिए, असल में हिंदी के पेडागोजी में जब आप जाइएगा ना तो वहां पर साथियों डायरेक्ट ऐसे लिखा गया है कि पठन जो है, पठन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला आपका कहलाता है स्वस्वर पठन, और दूसरा आपका कहलाता है साथियों क्या? स्वस्वर पठन का मतलब होता है आवाज से पढ़ना, और दूसरा आपका होता है मौन पठन, है ना, यानी कि साइलेंट से पढ़ना। अब देखिए साथियों, पहला तो यह प्रकार हो गया कि बुलंद आवाज से पढ़ना, खामोश मुताला। अब बुलंद आवाज में हम एक होता है कि एक बच्चा पढ़ा सारे लोग सुने, एक है कि सब लोग मिलकर पढ़े, और एक खामोश मुताला जो है उस मुताला के अंदर आता है सरसरी मुताला, स्कैनिंग मुताला, अमीक और वसी मुताला। ये सब खामोश मुताला के अंतर्गत आते हैं, यानी खामोश मुताला की किस्में। चलिए देखते हैं सरसरी मुताला किसे कहा जाता है, इसको हम लोग देखते हैं। सरसरी मुताला किसी भी इक्तिबास के पूरे मरकजी ख्याल को सरसरी तौर पर जानना ही सरसरी मुताला कहता है। कोई पैराग्राफ है, कोई पैराग्राफ है, और उस पैराग्राफ के मुकम्मल साथियों आप भाव को जानना चाहते हैं, मुकम्मल उस पैराग्राफ की इसको जानते हैं, तो पूरा एक एक हर्फ थोड़ी पढ़ते हैं। हम क्या करते हैं हम क्या करते हैं कि साथियों उसमें थोड़ा सा हम जल्दीबाजी में करते हैं। तो यह होता है आपका सरसरी मुताला। मतलब किसी भी इक्तिसाब, किसी भी इक्तिबास या किसी भी पैराग्राफ का साथियों भाव जानने के लिए जो पढ़ा जाता है वो सरसरी मुताला का मतलब क्या हुआ कि सरसरी मुताला का मतलब हुआ कि किसी भी पैराग्राफ का, किसी भी इक्तिबास का जब हम साथियों उसका हम क्या जानना चाहते हैं? मरकजी ख्याल को जानना चाहते हैं, यानी पूरे का निचोड़ हम जानने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जल्दीबाजी में हम पढ़ते हैं, वो होता है सरसरी मुताला। स्कैनिंग मुताला क्या होता है? स्कैन नहीं बोलते, स्कैन करके भेज दीजिए। स्कैनिंग मुताला किसी इक्तिबास के किसी खास मालूमात की खोज के मकसद से जो सरसरी मुताला किया जाता है, यह भी एक तरह का सरसरी मुताला है। लेकिन आपको मान लीजिए कि कोई आपके डेट ऑफ बर्थ पूछ लिया कि महात्मा गांधी कब पैदा हुए थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद पैदा कब हुए थे, तो उसके लिए क्या खोलेंगे? उसका चैप्टर खोलेंगे, जल्दी जल्दी से आप उसका डेट ऑफ बर्थ खोजिएगा। कोई फॉर्मूला आपसे पूछ ले, a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यू, a-b का होल स्क्वायर, तो ये सब आप क्या करिएगा? अलजेब्रा का चैप्टर खोलिएगा, जल्दी जल्दी से उसका फॉर्मूला पढ़िएगा। मतलब जब आप किसी एक चीज के लिए जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो वैसे मुताला को स्कैनिंग मुताला कहते हैं। समझ रहे हैं आप? तो किसी इक्तिबास के किसी खास मालूमात की खोज के मकसद से जो सरसरी मुताला किया जाता है उसे स्कैनिंग मुताला कहा जाता है। इस मुताला में कोई नाम, तारीख, निशान, फिक्रा या फॉर्मूला को तलाश किया जाता है। किसमें? स्कैनिंग मुताला में। उसके बाद आपका है अमीक और वसीअ मुताला। अमीक और वसीअ मुताला क्या होता है? इसका ताल्लुक आम तौर पर मतन के बारीकी, तरकीब और तफहीम से है, यानी इबारत के हर एक पहलू पर गौर किया जाता है। जैसे आपका सिलेबस का बुक है, आपका जो सिलेबस है, जो आपके एनसीईआरटी के बुक है, उसको तो जल्दीबाजी में आप नहीं पढ़ेंगे। हर एक पहलू को देखिएगा, तरकीब देखिएगा कि यहां पर इस लफ्ज का क्या मतलब होगा, यानी आपके जो दरसियाती किताब है वो साथियों जो पढ़ते हैं बच्चे, वो अमीक और वसीअ मुताला के अंदर आएगा। हमें पता है कि आप सरसरी मुताला भी समझ गए, स्कैनिंग मुताला भी समझ गए, अमीक और वसीअ मुताला भी आप लोग समझ गए। अब बुलंद खानी और खामोश मुताला दोनों का तो मतलब आप लोग समझ ही गए। ये स्कैनिंग मुताला और अमीक और वसीअ मुताला ये दोनों के दोनों बुलंद खामोश मुताला में अंदर आते हैं। बुलंद खानी मुताला का ताल्लुक इब्तिदाई जमात के बच्चों से है,
ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, जी पढ़ा है ना हम लोगों ने जी 1 क्लास के अंदर, खूब रटाया गया है, आवाज आवाज से पढ़ते हैं। तो ये बुलंद खानी। अब बुलंद खानी से फायदा ये होता है कि इसके जरिया तलफ्फुज और माना का पता चलता, मतलब हम लोग उच्चारण को अगर सुधारना है तो इसके लिए बुलंद खानी जरूरी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बुलंद खानी आला दर्जात के बच्चों के लिए नहीं है, इब्तिदाई दर्जात के बच्चों के लिए। और खामोश मुताला में बगैर किसी आवाज के सिर्फ नजरों से पढ़ा जाता है। इस मुताला का मकसद इबारत को समझना और लुत्फ अंदोज होना है। खामोश मुताला में किसी चीज को हम बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं, खामोश मुताला में हमारा एनर्जी कम खत्म होता है, खामोश मुताला में साथियों जी हमें आवाज से नहीं पढ़ना पड़ता। ये दोनों चीज अंतर आप समझ लीजिएगा। आगे चलते हैं जी। अब आगे है तदरीस के उसूल। शिक्षण के साथियों कुछ सूत्र होते हैं, कुछ नियम होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी बच्चे को पढ़ाइएगा, बगैर उसूल के पढ़ाएंगे कोई बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, वो आए पहला दिन से साथियों उसको पीटने लगी, आप नहीं पढ़ पाएगा। पहला दिन से उसको डांटने लगे, नहीं पढ़ पाएगा। पहला दिन से खूब हार्ड वर्क देने लगे, नहीं पढ़ेगा वो। पहले दिन से उसको लिखवाने का काम कीजिए, वो भाग जाएगा। लेकिन अगर एक बच्चा है, पहला दिन आए, उसको केवल और केवल कहिए बैठिए सुनिए आप, दूसरा दिन आए केवल बैठिए और सुनिए, तीसरा दिन आए कुछ पूछिए, गलती करे तो कहे शाबाश आप मेहनत कर रहे हो, साथियों वो उस तरह सीखने लगेगा जी। तो तदरीस के भी कुछ उसूल है, शिक्षण के भी कुछ नियम है जी, उसको हम लोग देखते हैं। कामयाब और नतीजा खेज तदरीस के लिए मुअल्लिम को चंद उसूलों को अपनाना जरूरी है। ये उसूल मंदरजा झैल है। कौन कौन सा है तो इसको आप लोग देखिए जी। मालूम से ना मालूम की तरफ, हमें बच्चे को पहले वो चीज पढ़ाना है जो चीज बच्चे को पहले पता है, उसके बाद उन चीजों की तरफ बढ़ना है जो चीज उसको नहीं पता है। क्योंकि बच्चे साथियों हकीकी चीजों से वास्ता जोड़कर पढ़ते हैं, इसीलिए हमें मालूम से नामालूम की तरफ चलना है। दूसरा नियम है कि आसान से मुश्किल की तरफ। बच्चे को भारी चीज शुरुआत में नहीं पढ़ाना है, पहले हमें उसको आसान आसान चीज, उसके बाद साथियों हम भारी भारी चीज पढ़ेंगे, यानी उसके स्तर से थोड़ा सा बड़ा पढ़ेंगे। उसके बाद कुल से जुज की तरफ, हमें पहले ये नहीं पढ़ाना है कि पेन का ये नीब है, इसके अंदर इंक है, ये नहीं, पहले डायरेक्ट उसको हम पेन पढ़ा देंगे, उसके बाद एक एक पार्ट पढ़ाएंगे जी। ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा साथियों इंग्लिश ग्रामर आप पढ़े होंगे तो जो 10th 12th में पढ़ते हैं डायरेक्ट नाउन और प्रोनाउन बताया जाता है, सॉरी 10th में मतलब और 8th क्लास में। लेकिन जब आप इंग्लिश के में ऑनर से करते हैं तो उसी को डिटेल में बताया जाता है। तो पहले हमें कुल को पढ़ा देना है, उसके बाद जुज को उसके बाद पढ़ाना है। तो कुल से जुज का मतलब जान गए, कुल का मतलब हुआ मुकम्मल और जुज का मतलब हुआ उसका पार्ट। जैसे हमारे पास ये पेन है, ये पेन हमने बोला तो ये कुल हो गया, और इसका हमने ये साथियों कैप अलग निकाल दिया, इसके बॉल को अलग निकाल दिया, तो ये होगा आपका जुज, यानी इसका टुकड़ा होगा। तो हमें जो बच्चे को पढ़ाना है पहले कुल पढ़ाना है तब जुज पढ़ाना है। बात समझ में आ रही है आपको? मादी से गैर मादी शय की तरफ पहले हमें वो चीज पढ़ाना है जो क्या हो साथियों, सामने हो, जो क्या हो, जो दिखाई देता हो, जो हो। ऐसा नहीं कि वो चीज पढ़ा दे जो बच्चे कभी देखा ही नहीं हो। तो पहले हमें मादी को पढ़ाना, फिर गैर मादी शय को पढ़ाना। खास से आम की तरफ, बच्चे को पहले हमें खास खास चीजें पढ़ानी है, उसके बाद तब आम की तरफ जाना। तज्जिया से तरकीब की जानिब, तज्जिया का मतलब होता है विश्लेषण और तरकीब का मतलब होता है संश्लेषण। पहले हमें किसी भी चीजों को विश्लेषण करना है, उसके बाद उसका संश्लेषण करना, उसके बाद हमें उसको जोड़ना। यह साथियों टोटल 6 तदरीस के क्या है, उसूल है। कभी कभी आपको मुकम्मल तौर पर यही दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा उसूल नहीं है, तो जो नहीं होगा उसको निकाल दीजिएगा। चलिए अब उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आपका साथियों यह है कि तदरीस जबान के तरीके, उसूल आपने जान गए, अब इसका तरीका क्या है, कैसे पढ़ाना है। जबान और आमोदिश से मुतालिक नजरियात ने जबान सीखने के मुख्तलिफ तरीके मुरत्तब किए, मतलब बहुत तरह का तरीका बताया गया कि ऐसे जबान सिखाना, ऐसे जबान सिखाना। इनमें से ज्यादातर तरीकों की तश्कील दूसरी जबान सीखने के लिए कही गई। मतलब तरीका जितना भी बताया गया है, यह केवल और केवल साथियों दूसरी जबान के लिए बताया गया। पहली जबान के लिए कहीं पर भी यह जिक्र नहीं हुआ कि हमें बच्चे को पहली जबान ऐसे सिखाना, वैसे सिखाना है जी, ये नहीं बताया गया। तो जो पहली जबान है वो मादरी जबान होती है, उससे मुतालिक आपको कोई तरीका नहीं है। आमतौर पर साथियों जो बात होती है वो दूसरी जबान के लिए होती है। तो दूसरी जबान सीखने के लिए कही गई है। मादरी जबान की हुसूली जिस फितरी तौर पर होती है, वैसे ही जमात में उसकी तदरीस भी फितरी माहौल में होती है। लेकिन दिगर जबानों की आमोदिश के लिए माहिर लिसानियात ने मुख्तलिफ तरीक़े कार पेश किए हैं जो मुंदरजा झैल है। मतलब दूसरी जबान को अगर आपको सीखना है तो इसके अलग अलग तरीके बताए हैं जी मनोवैज्ञानिक ने कि इस तरह बच्चे को अगर सिखाया जाए तो वो अच्छे ढंग से सीख सकता है। वो तरीका क्या है देखिए। पहला आपका है कवायद तर्जमे का तरीका। मतलब बच्चे को जो हम पढ़ाएं वो क्या पढ़ाएं, ट्रांसलेट करके। ऐसा नहीं है कि बच्चे को डायरेक्ट हम कोई दूसरा मेथड पढ़ा देते तो नहीं, बल्कि हम जो भी चीज पढ़ाएं, कवायद पढ़ाएं, वो साथियों हम तर्जमा करके यानी कि उसका साथियों हम अनुवाद करके पढ़ाएं। ये पहला तरीका। दूसरा है गुफ्तगू का तरीका। तीसरा है समई लिसानी का तरीका।
चौथा है साइलेंट वे का तरीका, पांचवा है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स का तरीका, छठा है फितरी तरीका, और सातवां है बराह रास्त का तरीका, और आठवां है कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग। एक एक चीज करके समझाऊंगा, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, चलिए देखते हैं जी। और उसके बाद आगे साथियों देखिए क्या है। सबसे पहला जो तरीका है वो है कवायद तर्जमे का तरीका। कवायद तर्जमे का तरीका क्या है, इसको आप लोग एक बार देखिए और अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। यह जबान सिखाने का एक रिवायती तरीका है। पहले जमाने में भी हम लोग साथियों जब जाते थे तो हमें क्या होता था, एक इंग्लिश का बुक लेते थे और बोलते थे CAT कैट, कैट मीन से बिल्ली, RAT रैट, रैट मीन से चूहा, MAT मैट, मैट मीन से चटाई, FAT फैट, फैट मीन से मोटा, नहीं NAT जे। तो इस तरह हम लोग पढ़ते थे। तो ये जो जबान सिखाने का एक रिवायती तरीका है, यानी ये पहले से आता चला जा रहा है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर एक जबान की मदद से दूसरी जबान सिखाने के लिए किया जाता। मतलब यह है कि कवायद तर्जमे का तरीका जो है, एक जबान की मदद से हम दूसरी जबान को सिखाते हैं। इसमें तर्जमे की मदद से दूसरी जबान सिखाई जाती है, जैसे अभी मैंने बताया था कि CAT कैट, जिस और कहा सिखाई जाती है सिर्फ आमोजगार, जिससे सिर्फ आमोजगार की लुगत, पढ़ने और लिखने की सलाहियत ही परवान चढ़ती है, सुनने और बोलने की सलाहियत दबी रह जाती है जी। इस तरीका का इस्तेमाल पहली जबान यानी मादरी जबान की मदद से दूसरी जबान यानी हदफे जबान सिखाने के लिए किया जाता है। समझिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। कहा जा रहा है कि इसमें जो है ना, तर्जमे की मदद से दूसरी जबान सिखाई जाती है, तो जिससे क्या होता है कि आमोजगार की लुगत यानी उसका डिक्शनरी पावर, पढ़ने और लिखने की सलाहियत ही परवान चढ़ती है, मतलब केवल वो बोलना सीख लेता है, पढ़ना सीख लेता है, लेकिन सुनने और बोलने की सलाहियत उसकी दबी रह जाती है, क्योंकि वो सुनना बोलना नहीं, उसको तो बताया जाएगा, वो उसी को पढ़ेगा। इस तरीका का इस्तेमाल पहली जबान यानी मादरी जबान की मदद से दूसरी जबान यानी हदफे जबान सिखाने के लिए किया। बताइए क्लास आज का कैसा लगा आपको, एक बार आप अपना फीडबैक दीजिए। और एक शेर आपको कहना चाहूंगा कि वो शेर ये है कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। खूब मेहनत कीजिए, दिल लगाकर मेहनत कीजिए साथियों। चलिए मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम, और दुआ में याद रखिएगा, इसको साथियों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।